चलिए, जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं कोर्स से, निश्चित रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही फास्ट क्लास को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं दिया गया है, फिर आपको नवंबर में ही एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो निश्चित रूप से आपको कोर्स भी पूरा अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट आप लोग को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ टॉपिक वाइज आपको नोट्स देता जाऊँगा और साथ साथ आप लोग क्या करेंगे कि रिवीजन बार बार करते रहेंगे और कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो सारे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारतीय प्राचीन इतिहास को देखेंगे और फर्स्ट टॉपिक जो है भारतीय इतिहास, और आपको मैं साथ साथ बताता भी चलूँगा कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा। ठीक है, तो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप देखिएगा ये फर्स्ट पेज है, तो इससे 4 क्वेश्चन आपके स्टेट में 10+2 में और 9-10 में फर्स्ट पेज से ही देखने को मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पेज से ही 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, और आप देखिएगा 9-10 में और 11-12 में वो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास, और इसका नोट्स भी मैं आपको सारा कंप्लीट वे में आपको दे दूंगा, आपको घबराना नहीं है, सारा नोट्स जो है रेडी है और मैं आपको बुक फॉर्मेट में दे दूंगा, जिससे कि आप इकट्ठा प्रिंट भी करवा सकते हैं और फिर आप उसको लाइन बाय लाइन, मैं बार बार बोलता हूं लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में रहेंगे, लेकिन मेन रूप से आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन, थ्योरी को पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहां से क्रिएट होगा, तो आपके थ्योरी से ही होगा। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा टाइमली आइएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका तेजी से कवर होगा। ठीक है, 5-5, 10-10 मिनट अब आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि आपका जो सिलेबस है, अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस रहता है बीपीएससी का, जैसा कि आप लोगों ने दिया भी है एग्जाम, और आपको पता भी चल गया होगा कि पूरे हर एक सेक्टर से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। चाहे आप मैथ को लीजिए, मैथ के भी सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग का जो है थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास को समझेंगे, इतिहास कहते किसको हैं ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इतिहास कहा जाता है ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो। ठीक है, इति जोर हौज और आस 3 शब्दों से मिलकर के इतिहास बनता है। इति जोर हौज और आस मिलकर के इतिहास बनता है, और इसका अर्थ होता है ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो, जिसका आपके पास सबूत हो जाए, साक्ष्य मिल जाए, चाहे वह साहित्यिक सोर्स हो चाहे पुरातात्विक सोर्स, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ सोर्स होगा, तब हम उसको इतिहास कहते हैं। अगर कोई बोलता है कि रामायण इतिहास है, तो आप बोलिएगा नहीं, रामायण आपका इतिहास नहीं है, चूंकि उसके जो साहित्यिक सोर्स हैं, लेकिन पुरातात्विक सोर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते। ठीक है, तो जहां पे पुरातात्विक सोर्स साहित्यिक सोर्स दोनों मिल जाता है, तो उसी को हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और ये भी कह सकते हैं, सिंपल सा परिभाषा इतिहास का होता है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यानी जो आपके पास सोर्स है, चाहे साहित्यिक सोर्स, प्रकाश का मतलब यहां पे होता है सोर्स, जो स्रोत है, उसके सापेक्ष में जो आप प्राचीन समय का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई सोना का बर्तन मिल गया, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके पूर्वज धनी मनी होंगे, तभी उनके घर में सोना का बर्तन मिला। तो कहने का अर्थ है कि एक जो वर्तमान के प्रकाश में जो अतीत के बारे में आप कल्पना कर लेते हैं या जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही आपका जब उसके सोर्स मिल जाते हैं, स्रोत मिल जाते हैं, पुष्टि हो जाता है, तो उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो सिंपल सा शब्द में आप इतिहास जान गए, कहते किसको हैं, इतिहास का पिता। हाँ, मैथ का तो कंफर्म है कि मैथ रहेगा ही। ठीक है, अब रीजनिंग को देखना पड़ेगा कि रीजनिंग रहता है कि नहीं, सिलेबस आने के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल जो है आप लोग बीपीएससी के भी जब तैयारी किया है आपने, तो उसमें आपने जो है मैक्सिमम पोर्शन पढ़ ही रखा है,
इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। रीजनिंग दे दे तब भी अच्छा, नहीं दे तब भी अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। रीजनिंग दे भी दे वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा, और नहीं भी दे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने रीजनिंग पढ़ रखा है। मुझे लगता है कि मैथ जैसे जिस प्रकार से एस्टेट में था 9-10 के आसपास, 8 या 9 मैथ थे, बाद बाकी आपके जो करेंट अफेयर्स के थे, जीके जीएस के थे, तो हो सकता है वही पैटर्न पे हो, या 2-4-5 रीजनिंग भी 10 दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, जो भी होगा 2-4-5-10 दिन में जब भी सिलेबस आता है रीजनिंग रहेगा तो रीजनिंग भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ऑलरेडी जो है हमने आपको टीचर वाला में करवाया भी था, वीडियो भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो प्रीवियस जो वीडियो है कंटेंट में, जो भी लोग कोर्स ले लिए हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, उससे भी आप तेजी से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सारा वीडियो जो है मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग अब आते हैं, यहाँ पर बात चल रही थी इतिहास के बारे में। इतिहास कहते, चूंकि आज पहला क्लास है तो परिभाषा आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग टीचर भी बनेंगे, आगे चल करके पढ़ाएंगे भी, तो इस उद्देश्य से पढ़िए कि आपको पढ़ाने में भी आपको मजा आए। जब आप सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाने जाएं तो आपको क्लास लेने में भी आनंद आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि इतिहास कहते किसको हैं, इतिज और हज और आस होता है, यानी जिसका ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई हो, ठीक है। और इतिहास का पिता याद रखेंगे, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और ये सबसे पहले इतिहास लिखने का काम किया था इन्होंने 476 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे? तो यूनान में। तो इन्हीं को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो बेसिक क्वेश्चन पे आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। अब देखिए भारतीय इतिहास को अगर आपको समझना होगा तो देखिए भारतीय इतिहास को अगर समझने के लिए अगर देखा जाए तो उतने मात्रा में पर्याप्त सोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम विभिन्न प्रकार के स्रोत को समंजन स्थापित करें, जैसे साहित्यिक सोर्स, पुरातात्विक सोर्स, तो भारतीय इतिहास के बारे में जाना जा सकता है, ठीक है। चूंकि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, और हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री ही हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक जो है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 6 to 8 में, ऐसे 9, 10, 11, 12 में तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो आज हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं वो सोर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, किस प्रकार से हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सोर्स होता है पुरातात्विक सोर्स और दूसरा होता है साहित्यिक सोर्स। अब कहिएगा पुरातात्विक सोर्स क्या होता है? जो भी पुरातत्व हैं, जो भी आपके प्राचीनतम समय के, जैसे आपके अभिलेख हो गए, पत्थरों पे खुदा हुआ लिखा हुआ है, जैसे सिक्का हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके पुरातात्विक सोर्स कहलाते हैं, यानी जो बरसों से जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं उसको जो है इतिहासकार निकालते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वही सब सारा सोर्स क्या हो जाता है? पुरातात्विक सोर्स कहलाता है। साहित्यिक सोर्स कुछ भी उस समय के लोगों ने लिख दिया, ताम्र पत्रों पे लिख दिया, पत्थरों पर लिख दिया, और उसके बारे में जब पढ़ लिया जाता है तो वो सब साहित्यिक सोर्स का विषय हो जाता है, साहित्यिक सोर्स हो जाते हैं वो। तो यहाँ पर जो इतिहास को जानकारी के लिए अगर आप देखिएगा, इतिहास की जो जानकारी प्राप्त होती है भारतीय इतिहास, तो उसको यहाँ पर हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका पुरातात्विक सोर्स होता है, दूसरा साहित्यिक सोर्स होता है, ठीक है। पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत हम लोग अभिलेख देखते हैं, सिक्के को देखेंगे, स्मारक, कला, हड्डी और मृदभांड। देखिए बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बरसों पुराने अभिलेख। खास करके अगर आप देखिएगा कुछ भी काम होता है, या मुख्यमंत्री की योजना है या प्रधानमंत्री का योजना है, तो पत्थरों पे खोद करके पहले शिलान्यास होता है, उसमें नाम लिखा रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आगे चल करके फिर वो जो होगा वो सोर्स बन जाता है एक अभिलेख का, और वो कभी भी उसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। आप जैसा रखेंगे, जो भी लिख के रखेंगे पत्थरों पे खोद करके, वैसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे प्रमाणिक सोर्स हो जाता है अभिलेख, ठीक है। और आगे चल करके देखेंगे बहुत सारे अभिलेख भारतीय जो प्राचीन समय के मिले हैं, चाहे अशोक के कालीन हो, चाहे जो कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो बहुत सारे अभिलेख हैं जिसके माध्यम से उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है।
सिक्के जो होते हैं, सिक्के भी एक अच्छे सोर्स होते हैं इतिहास को जानकारी के लिए, क्योंकि सिक्का में आप ईस्वी सन भी लिखा रहता है। सिक्के में धातु की मात्रा से पता चल जाता है, सोना चांदी तांबा उसमें कितना मात्रा में, उससे पता चल जाता है। जैसे अगर हम भारतीय लोग हैं तो नेपाली सिक्का यूज करेंगे नहीं, तो उससे क्षेत्र का भी पता चल जाता है कि भारत का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। अगर पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे तो फिर सिक्का बदल जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि इस क्षेत्र की सीमा क्या है। तो सिक्का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास के जो काल निर्धारण में या क्षेत्र निर्धारण में करता है। उसके बाद स्मारक हो जाते हैं। स्मारक में आप देख सकते हैं मौर्यकालीन स्मारक है, जैसे अभी ताजमहल है, तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, तो एक स्मारक है। तो उससे ताजमहल के बारे में जब हम लोग जाते हैं अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में फिर शाहजहां के बारे में अध्ययन हो जाता है। तो उससे भी क्या होता है कि इतिहास का एक अच्छा सोर्स बन जाता है, वो किसके समय में हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। जैसे हड्डी है, तो कई बार आप देखते होंगे कि जो हड़प्पा कालीन हड्डी निकलता है, अभी भी आप मिस्र का जो मम्मी वगैरह जो है निकलते रहता है, तो उसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, उसका रूप रंग, उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है साइंटिफिक तरीका से कि उस समय के लोग कैसे दिखते थे, ठीक है, या उनको कौन सी बीमारी हो रखी थी। हड्डियों का अध्ययन करके उस समकालीन स्थिति के बारे में पता चल जाता है, या किस तरह के प्रजाति के लोग थे। कई प्रजाति के लोग हैं इस धरातल पे, जैसे एस्ट्रोलॉइड होते हैं, कई लोग जो है निग्रेटो के होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जो प्रजाति है मानव का, तो उसके बारे में भी पता चल जाता है, किस पर भूमध्यसागरीय हैं, कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड हैं, कि निग्रेटो हैं। तो ये सब जो है हड्डी से भी पता चल जाता है। फिर जैसे मिट्टी का बर्तन है, तो कई तरह के मिट्टी का बर्तन का उपयोग होता है। हर एक समय पे बर्तन का अलग अलग उपयोग हुआ है। जैसे अगर काला बर्तन मिला मिट्टी का, तो काला जो ब्लैक पॉलिश या ब्लैक कलर का जो हड़प्पा सभ्यता का था, तो उससे पता चल जाता है ये हड़प्पा सभ्यता का कालीन है। जैसे अभी है, अभी आपका बर्तन का अलग तरह का डिजाइन है, इससे पहले प्राचीन समय में कुछ और डिजाइन होता था। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका इतिहास का काल निर्धारण, समय निर्धारण या उस समय के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो अब साहित्यिक सोर्स के अंतर्गत, एक सेकेंड, अब देखिए कला को भी हम लोग यहां देख लेते हैं। कला में भी आप देखिएगा चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, ठीक है। मंदिर स्थापत्य में आपका मंदिर निर्माण शैली भी होता है। मंदिर में कई बार पूछ देगा आपका, ठीक है, कि मंदिर का जैसे उत्तर भारत का, ठीक है, नागर शैली है, बेसर है मध्य भारत का, द्रविड़ शैली है आपका दक्षिण भारत का। कई बार पूछ चुका है कि उत्तर भारत में किस प्रकार के मंदिर निर्माण शैली था, तो वहां पे नागर शैली। तो कैसे याद रखेंगे नागर, आप देखिएगा कि उत्तर भारत में शिव मंदिर बहुत ज्यादा है और उस पर नाग बना रहता है। नाग देखते होंगे, एक निश्चित रूप से सांप रहता है, तो उससे आप तरीका से याद कीजिएगा कि नागर शैली जो है वो उत्तर भारत का है। द्रविड़, राहुल द्रविड़ दक्षिण भारत का है, तो द्रविड़ शैली याद रखिएगा दक्षिण भारत। बेसर जो है वो आपको बस याद करना होगा मध्य भारत का। तो कई बार ये भी पूछ देता है। मूर्ति कला के भी बहुत सारे शैली हैं, जैसे गंधार शैली है, मथुरा शैली है, ठीक है, अमरावती शैली है। तो अगर पूछे अमरावती शैली कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का है। अगर पूछ दे आपको मथुरा शैली कहाँ का है, तो प्योर भारत का है, उत्तर भारत, यानी आप मथुरा आप देख ही रहे। अगर गंधार है तो आप तो पाकिस्तान। तो ये विदेशी पाश्चात्य जो मूर्ति कला का प्रभाव है वो गंधार शैली में दिखे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कई बार की मूर्ति निर्माण कला जो है जो विदेशी प्रभाव से निर्मित होता है वो कौन सा शैली है, तो वो गंधार शैली है। जो भारतीय प्योर रूप से भारतीय जो कला संस्कृति से उद्भव हुआ है वो मथुरा शैली है। जो दक्षिण भारत में मूर्ति निर्माण शैली है वो अमरावती शैली है। तो ये सब से भी वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा। स्थापत्य में भी हमने बताया खास करके मंदिर निर्माण शैली है, ठीक है। उसके बाद आप साहित्यिक सोर्स को देखिएगा, तो साहित्यिक सोर्स में आप देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारे अरबी लेखक का नाम देकर के पूछा गया। हाँ, क्लास 4:30 से 6 है, 4:30 से 6 ही आपका क्लास है, ठीक है। डेली 4:30 से 6 आपका क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो साहित्यिक सोर्स में है, साहित्यिक सोर्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देसी और विदेशी दो भागों में देख सकते हैं। देसी में आपका धार्मिक ग्रंथ हो गए जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे आपका वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, तो 228 श्लोक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद कई बार पूछेगा सामवेद क्या चीज से संबंधित है, गायन संबंधी वेद है, आगे वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका जो यजुर्वेद क्या चीज से संबंधित है, तो धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है,
ठीक है। अगर पूछ दे आपका अथर्ववेद तो जादू टोना टोटका और चिकित्सा उपचार से संबंधित है। तो कहने का अर्थ है कि वेद के बारे में भी आपको पूछ सकता है और ये धर्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि उस समकालीन स्थिति के बारे में पता चलता है। फिर जैन धर्म से जुड़े हुए जैसे भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, जहां सूत्र लगा रहे समझिए ये जैन धर्म का है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। पीटक जहां लगा रहे, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिदम्ब पीटक, त्रिपीटक, ये सब कहाँ हैं? तो बौद्ध धर्म से हैं। उसके बाद है आपका धर्मेतगत यानी धर्म से जो अलग हट करके हैं। ठीक है, जैसे आपका पूछा था अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण होते हैं, मतलब चैप्टर। उसके बाद कई बार पूछ देगा जो यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत है उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो अर्थशास्त्र में किया गया है। तो ये सब धर्मेतर साहित्य है, मतलब धर्म से अलग हट करके है। धर्म निरपेक्ष भी इसको बोल सकते हैं जिसमें धर्म का जिक्र नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा था इस बार भी, अभी आगे चर्चा देखिएगा उस क्वेश्चन में दिखेगा। फिर आपका विदेशी इतिहासकार में जो यूनानी आए, ठीक है, नियार्कस आया, जैसे आपका यूनानी बहुत सारे आए हैं, ठीक है, हेरोडोट्स हो गया, प्लिनी हो गया, तो ये सब यूनानी इतिहासकार हैं। उसके बाद अरबी लेखक भी आए, जैसे अलबरूनी है, वो आता है भारत, तो भारत के तहकीके हिंद, ठीक है, तो वो सब लिखता है। जैसे इस बार पूछा था मिराल, ये सिराज का जो रचना है, मिराल उस सिराज की जो रचना है तबकाते नासरी, वो पूछ दिया एग्जाम में। चीनी जैसे यान सूकी, ठीक है, चीनी यात्री आए, हुएनसांग फाहियान, इन लोगों ने किताब लिखा, वो भारत को क्या कहते। तो यहाँ सबसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। और देखिएगा कि क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, और साथ साथ में चर्चा कर दूंगा कि ये क्वेश्चन देखिए आया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन होगा मैं खुद आपको चर्चा करूंगा। आप लोग को हो सकता है यहाँ पे दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स जो है आपको मैं डाल दूंगा ग्रुप में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने नंबर से मेरे नंबर पे अपना नाम लिख करके और जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ग्रुप में निश्चित रूप से रहिए, क्योंकि जो नोट्स होंगे डेली बेसिस पे आपको पहले ही दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, मेरे नंबर पे 7070634348 पे जो आपने पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट उसको भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, अब पुरातात्विक सोर्स में अभिलेख का महत्व तो सबसे अधिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कालक्रम और घटना की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। इसे पढ़कर उस समय के बारे में जानकारी मिल जाती है। मुख्यतः इसमें पत्थर, ताम्रपत्र, पत्थर, गुफा आदि में उत्कीर्ण किए जाते थे। गुफा में भी बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा में आप जाके देखिए, क्या है, गुफा चित्र ही तो है। उसके बाद जो है अभिलेख का जो मेन रूप से जो भाषा था वो प्राकृत भाषा था शुरुआती चरण में, लेकिन आगे चल करके जो ब्राह्मी लिपि में, जैसे आपका अशोक के जो भी शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में मैक्सिमम थे। कई इतिहासकार जैसे भंडारकर हैं, उन्होंने पूरा मौर्यकालीन इतिहास को जो है अभिलेख के ही माध्यम से लिख दिया। जो अभिलेख पे उन्होंने पढ़ा, जो शिलालेख के माध्यम से पढ़ा और पूरा जो है मौर्यकाल का इतिहास लिख दिया डी भंडारकर ने। तो कई बार ये भी पूछ देगा कि किसने जो है जो आपका अभिलेख के ही आधार पे, यानी जो पत्थर का शिलालेख था उसी के आधार पर पूरा जो प्राचीन समय का जो मौर्यकालीन इतिहास है उसको लिख दिया। तो भंडारकर ने लिख दिया था, ठीक है। तो अशोक की पूरी घटना शिलालेख से ही लिख दी गई। तो यानी ये सब साहित्यिक सोर्स महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अभिलेख आप समझ गए होंगे, अभिलेख होता क्या है, पत्थरों पे जो खोद करके या ताम्र पत्रों पे खोद करके जो लिखा जाता है। अब देखिए कई तरह के अभिलेख हैं, जैसे उसमें से अगर आप देखिएगा तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो हाथी गुम्फा, कई बार पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा। फिर जूनागढ़ अभिलेख है, हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इलाहाबाद में, तो ये किसके द्वारा, तो हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कई बार पूछ चुका है, भी आया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो हरिसेन के द्वारा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोककालीन अभिलेख इत्यादि के माध्यम से समकालीन राजाओं के बारे में पता चल जाता है, जो मौर्य काल के जो राजा हैं उसके बारे में पता चल जाता है।
अभिलेख को मुख्यतः दो प्रकार से यहाँ बांटा गया है। एक आपका राजकीय अभिलेख, एक जनसामान्य जो जनता के बीच में होता है, जो राजाओं का अभिलेख होता है, जो राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सिक्का। सिक्का से भी पूछ दिया कि जो काकनी जो सिक्का था उसमें किस धातु का प्रयोग होता था। ठीक है, तो उसमें तांबे धातु का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे देखिए सिक्के भी इतिहास के जानकारी के अच्छे सोर्स हैं। इतिहास में सिक्के का प्रचलन 5 शताब्दी ईस्वी, कई बार पूछ देगा कब हुआ सिक्के का प्रचलन, तो 5वीं शताब्दी, पांचवी यानी 400 से 500 के बीच में सिक्का का प्रयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, सही है। और ये इसकी जानकारी जो है सिक्के से क्या क्या चीज की जानकारी मिलती है, तो समय काल के बारे में, जो सिक्का होता है उसमें समय निर्धारण भी रहता है, या कार्बन डेटिंग के माध्यम से भी सिक्का अगर रहता है तो उसे तिथि निर्धारण किया जा सकता है। क्षेत्र के बारे में या राजा के क्षेत्रीय अधिकार के बारे में, कि जो राजा का सिक्का जहां तक मिलेगा वो उस राजा के क्षेत्र का होगा, तो इससे भी पता चल जाता है। ठीक है, अच्छे से बस आप लोग सुनिए समझिए। ठीक है, देखिएगा इसी से 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो स्टेट में डायरेक्ट जो है 9th-10th का ये पहला पेज से ही आया। ठीक है, क्षेत्र के बारे में, राजा का क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, आर्थिक स्थिति, अगर मान के चलिए सोना का सिक्का मिला उससे पता चल जाएगा कि राजा जो है धनी मनी है। चांदी का मिलेगा उससे कमजोर है आर्थिक स्थिति। अगर मिलेगा वहां पे कौड़ी मिल गया नहीं तो समझ जाइए कि उसकी और भी बदतर स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कौड़ी, आप लोग देखते होंगे कि लक्ष्मी पूजा होता है तो उसमें देते हैं ना, तो वो भी धन, पहले मुद्रा के रूप में कौड़ी का भी प्रयोग होता था। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सिक्का भी आपका समय का निर्धारण, क्षेत्र का निर्धारण, आर्थिक स्थिति के बारे में बता सकता है। अगर पूछ दे कि शुरुआती दौर में जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, तो शुरुआती दौर में जो सिक्का होता था उसको ठोक ठोक करके पीट पीट के बनाया जाता था, उसको आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? आहत। कई बार पूछेगा जो प्राचीन समय में जो सर्वप्रथम सिक्के का प्रयोग किया गया था उसको क्या कहा जाता था? उसको आहत, चूंकि उसको पीट करके, पत्थर को पीट करके छाप बना करके वो बनाया जाता था। इस पे इसको पंच मार्क किया होता था। जैसे आप लोग हनुमान जी वगैरह पहनते होंगे गर्दन, वो भी क्या है कि ऊपर से ठोक देता है तो पंच मार्क हो जाता है, वो एक चिन्ह बन जाता है। हनुमान जी का लॉकेट वगैरह आप देखते होंगे, तो एक प्रकार से उसी प्रकार से सिक्का को जो है ठोक करके वहां पे बनाया जाता था, उसको पंच मार्क सिक्का भी कहा जाता था। ठीक है, आगे चल करके जो चांदी के सिक्के हुए उसको जो है यहाँ पे करसापन कहा गया, जो पन या करसापन कहा जाता था। उसके बाद जो निष्क था वो सोने का सिक्का था, यही पूछा था। काकनी, काकनी जो है वो क्या था? तो मौर्य काल में जो आपका तांबे का सिक्का होता था उसको काकनी कहा जाता था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया। ठीक है, हिंद यूनान शासकों ने सर्वाधिक सिक्के चलाए और सबसे ज्यादा सिक्का किसने चलाया था? तो सबसे पहले सबसे अधिक जो सिक्का चलाया है वो आपका हिंद यूनानी शासक, खास करके जो आप देखेंगे कनिष्क का जो शासन काल है। ठीक है, तो उस समय पे जो है, ठीक है, उस समय पे यूनानी, हिंद यूनानी शासक ही थे ये लोग, तो इन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी चलाए थे। विम कैडफिसस नाम था। ठीक है, तो कुषाण वंश के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। कुषाण वंश में यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, सर्वाधिक सोने का सिक्का कब चलाया गया था? कुषाण शासकों के द्वारा। और शासक कौन था? विम कैडफिसस, उसका संस्थापक ही है कुषाण वंश का। ठीक है, जिसका कनिष्क प्रतापी शासक होता है, जो इस बात का द्योतक है कि आर्थिक स्थिति में कमी आई है। अगर उसमें सोने की मात्रा कमी आई तो उससे पता चल जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछ दिया था काकनी के बारे में। उसके बाद देखिए यहां पर स्मारक, स्मारक जो होते हैं, जैसे बहुत सारे जो मौर्यकालीन स्मारक मिले, पटना का जो कुम्हरार पार्क है वहां पे 80 स्तंभ पे स्थित जो है कभी मौर्य समय का जो है वो महल हुआ करता था वहां पे, राजभवन। ठीक है, उसके अवशेष आज भी हैं। तो उससे वहां की उस समय की कला, संस्कृति, विज्ञान आज भी जो है बराबर की गुफा है। उसमें जो है अशोक के कालीन जो गुफा बनाए गए थे आज भी उसकी दीवारें चमकती हैं, बेलनाकार छतें हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में उस साइंस का आज भी वो इतना चमकता है कि लगता है पेंट जो किया गया है, ठीक है, लग रहा है कि जैसे आज भी वैसा साइंस नहीं डेवलप हो पाया है कि उतना अच्छे से पत्थरों पे जो है चमकीला बनाया जा सके। ठीक है, तो
कला संस्कृति विज्ञान के बारे में भी पता चल जाता है स्मारकों के माध्यम से। मौर्य काल का जो राजप्रसाद है, जैसे पटना के कुम्हरार में है, जो कि 80 स्तंभ पर टिका हुआ था, तो इससे पता चल जाता है कि कितना जो है मौर्य काल जो है गौरवमयी था। ठीक है, बौद्ध स्तूप जो बनाए गए जगह जगह पे, ठीक है, उससे भी जो है कला संस्कृति के बारे में, राजाओं के बारे में पता चल जाता है। अगर आप देखिएगा अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सब क्या है, तो ये भी एक प्रकार के स्मारक है, गुफा है। तो इससे भी उस समकालीन स्थिति के बारे में, उस समकालीन राजाओं के बारे में, कला संस्कृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो स्मारक भी आपका इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपका मूर्तिकला। तो मूर्तिकला आपको हमने बताया 3 प्रकार के शैली होते हैं मूर्तिकला निर्माण का। एक आपका जो होता है गंधार शैली होता है, एक आपका मथुरा शैली होता है। फिर पूछेगा, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक अमरावती शैली होता है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछते रहता है। गंधार शैली जो है पाश्चात्य प्रभाव से होता है, पाश्चात्य देशों के प्रभाव, पश्चिमी। मथुरा शैली प्योर भारतीय कला शैली है। अमरावती दक्षिण भारत का है। मूर्ति निर्माण का स्थापत्य में 3 प्रकार का नागर शैली हमने बताया। जहां नाग हो तो उत्तर भारत, उत्तर भारत में किस प्रकार की मूर्ति ये मंदिर निर्माण शैली है, तो नागर। बेसर पूछे तो मध्य भारत। अगर आपको पूछे द्रविड़ शैली तो आपको बोलना है दक्षिण भारत। तो ये सब क्वेश्चन आपको फिर से पूछेगा। ठीक है, पूछते ही रहता है बीपीएससी। तो यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण है, जिसमें मौर्य काल के यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस काल के हैं, तो जो है आपका मौर्य काल के हैं। जैन साधु की मूर्ति मिला, गौतम बुद्ध के बहुत सारी मूर्ति मिली, और खास करके गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा शैली पे आधारित हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उससे आपका उस समय के काल के बारे में, कला के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब देखिए हड्डी भी एक प्रकार का क्या होता है, इतिहास का सोर्स होता है। हड्डी जैसे अगर आपका निकलता है तो हड्डी से वहाँ के लोगों के बारे में पता चल जाता है, वो किस प्रजाति के थे। ठीक है, उनको किसी प्रकार की बीमारी भी हो रखी थी, ये सब के बारे में जानकारी जो है वहाँ पर प्राप्त हो जाता है हड्डी से। जैसे मोहनजोदड़ो में जो नरकंकाल मिला, आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। जो आपका कांसे की जो मूर्तियां मिली थी नर्तकी का, ये भी क्वेश्चन पूछा था, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला था नरकंकाल, जिससे यह साबित हुआ कि लोग भूमध्य सागरीय थे। वहां के लोग क्या थे, भूमध्य सागरीय। तो प्रजाति है जैसे प्रोटोएस्ट्रोलॉइड है, ठीक है, भूमध्य सागरीय है। तो कैसे पता चलता है, तो यह पता चलता है हड्डियों के अध्ययन से। ठीक है, तो शुरुआती जो मानव थे वो किस प्रजाति के थे, तो प्रोटोएस्ट्रोलॉइड के थे। शुरुआती मानव किस प्रजाति के थे, तो प्रोटोएस्ट्रोलॉइड के थे। आज भी अगर आप भारत में आप देखिएगा, ऐसे तो अब मिक्सअप हो गया है, लेकिन जो यहाँ के मूलवासी हैं, एसटी एससी जो लोग हैं, वो प्रोटोएस्ट्रोलॉइड प्रजाति के। ठीक है, जो लंबे हैं, गोरे हैं, नाक नक्शा थोड़ा सुंदर दिखता है, वो भूमध्य सागरीय लोग हैं। तो प्रजाति आज भी जो है यहाँ पे, आज भी भारतीय संस्कृति में भी प्रजातियां हैं। ठीक है, जो निर्जातीय जो विज्ञान है उसमें पता चलता है। इन सब की जानकारी हमें मानव हड्डियों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं साहित्यिक सोर्स। साहित्यिक सोर्स से देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं साहित्यिक सोर्स से। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पॉइंट्स आपके लिए, पहला क्लास है तो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका इसमें से पूछा गया था, आपका डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं क्वेश्चन की चर्चा कर दूं। जैसे अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, डायरेक्ट 15 अधिकरण ये पूछा गया था। उसके बाद जो है मेगास्थनीज के इंडिका में क्या चीज का वर्णन है, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किसमें, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब एक पेज से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पहला पेज से ही आपको पूछा गया। ठीक है, और जो चर्चा करते हैं उससे तो आ ही जाता है लगभग। साहित्यिक सोर्स ऐसे सोर्स हैं जो कि उस समय में लिखे गए थे, जिसके माध्यम से उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर कहिएगा हड़प्पा सभ्यता, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में लिखा गया है, चित्रात्मक लिपि है, लेकिन आज तक कोई पढ़ा नहीं है। तो उस काल का कोई भी जो हमारे पास साहित्यिक सोर्स नहीं है। ठीक है, तो
अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता क्या ऐतिहासिक काल है, तो नहीं, वो है आपका आदि ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य लिखना जानते थे, मनुष्य ने लिखा भी है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, वैसा काल क्या कहलाता है आपका आदि इतिहास कहलाता है। प्राग इतिहास जब मनुष्य लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो उसका तो एकमात्र सोर्स क्या है, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। तो लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जानते थे लिखना, उन्होंने लिखा है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है इतिहासकार कैसे जानते हैं, तो एक अंदाजा लगाते हैं, कल्पना करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति से समय निर्धारण कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर से जो भूमि के अंदर दबा है उसको खोद करके निकालते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं और वही फिर इतिहास में लिख देते हैं। तो प्रारंभिक जो साहित्यिक सोर्स की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा कब से, तो वैदिक सभ्यता से मिलता है, जिसका सर्वमान्य काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। और इसको दो भागों में बांट करके पढ़ाई करवाएंगे हम आपको, एक आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए इस काल में जो बहुत सारे वेद का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वैदिक काल कहा गया। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है, ऋग मतलब होता है ऋक, ऋग से ऋग बनता है, ऋग का मतलब ही होता है श्लोक, और इसमें जो है देवताओं के स्तुति में श्लोक लिखे गए हैं, 1024 श्लोक लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया। सामवेद गायन संबंधी वेद है, आप देखें वीडियो, आप पहले भी वीडियो देखिएगा, उसमें भी ये सब चर्चा हमने अच्छे से किया। जो लोग वीडियो देखे होंगे वो निश्चित रूप से 80 प्लस में होंगे, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद कर्मकांड संबंधी वेद है, गद और पद दोनों में है, कविता और कहानी दोनों में है ये। अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना टोटका चिकित्सा संबंधी वेद है, ठीक है। जैसे आप लोग को सांप काटता है तो भगत जी मंत्र झाड़ते हैं ना, तो जादू टोना टोटका ये सब जो है, नींबू मिर्ची जो लटकाते हैं घर के आगे, तो ये सब क्या है, तो ये सब की चर्चा कहाँ है, अथर्ववेद में है। चलिए अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में। तो ऐत्रेय कौस्तुकी वेदांग, यानी जो वेद था उसको अध्ययन करने के लिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ के सहायता से यहाँ पर इसको अध्ययन किया जाता था। वेदांग, वेद के अध्ययन, यानी वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की सहायता ली जाती थी। अब आते हैं जैन ग्रंथ के बारे में, जहां पे सूत्र लिखा हो, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, आगम, ये सब जैन ग्रंथ ही हैं। अंग लिखा रहे, 12 अंग, 12 उपांग, आगम, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है। ये सब किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो याद रखिएगा जैन ग्रंथ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब देखिए एक जातक होता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, 500 कहानियों का संकलन है लगभग जातक में। त्रिपीटक है, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक। एक में नियम है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, दूसरा में उपदेश है, तीसरा में दर्शन है, फिलॉसफी, अभिधम्म पीटक में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मिलिंद पन्हो भी एक किताब है जिसमें जो है राजा मिलिंद का जो है वार्तालाप है नागार्जुन के साथ। द्वीपवंश, महावंश, ठीक है। तो द्वीपवंश में श्रीलंका के शासकों के बारे में चर्चा किया गया है, महावंश में भारत के शासकों के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन है ये क्या, बौद्ध ग्रंथ ही है। तो यहां सबसे भी क्वेश्चन आपको आगे पूछ सकता है। तो बीपीएससी डीपली क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन अगर आप अच्छे से सुन करके जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। महावंश, दीपवंश, दीपवंश में कहां के शासकों का चर्चा है, तो श्रीलंका के शासकों का चर्चा है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। उसका ये सारे धर्म ग्रंथ से प्रेरित थे, अतः कुछ बातें इतिहासकारों के लिए दुविधा पैदा करता है। अब देखिए चूंकि ये सब धर्म से जुड़ा हुआ है, अब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की बड़ाई होगी ही, बौद्ध धर्म का बड़ाई होगा ही, और बौद्ध धर्म को महान बताने के लिए वहां पे जो है बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति का प्रयोग किया ही गया होगा। जैसे अशोक को बताएगा बहुत क्रूर था, बाद में बौद्ध धर्म में आया तो बहुत मतलब दानवीर बन गया, धर्म के लिए पूरा न्यौछावर कर दिया। उससे पहले उसको क्रूर बताया गया कि उसने जो है 100 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या की, इस तरीका से। तो हो सकता है कि ये ग्रंथ कुछ हद तक अपने धर्म को विशिष्ट बताने के लिए अतिशयोक्ति यानी मडगढ़ंत भी होगा। जैसे जातक में गौतम बुद्ध के 500 पुनर्जन्म की कहानियां हैं, ठीक है।
अब वो कहानी लोग का एक जन्म का याद नहीं रहता है, तो 500 जन्म की कहानियां कैसे लिख दिया गया, आखिर क्या है वो, ठीक है। तो वो तो कोई साबित नहीं कर सकता है कि वो रियल कहानी है, या बस वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए वो अपने पुनर्जन्म से जोड़ते थे उस कहानियों को। हो सकता है गौतम बुद्ध जो है उपदेश देने के लिए उस कहानियों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो इन सब बातों को यहां पर देखने से जो है आपका ये प्रतीत होगा कि ये सब बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि कल्पनाशील बहुत ज्यादा दिखाई देगा, वास्तविकता है या नहीं है ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इसीलिए इसको उतना महत्वपूर्ण स्थान इतिहास में धार्मिक ग्रंथ को नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, पढ़िएगा आगे चल करके जो मिडेवल समय का पढ़िएगा, तो उसमें पृथ्वीराज रासो ने बताया है राजपूत की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुआ है। तो समझने वाली बात है कि आखिर कोई अग्निकुंड से कैसे व्यक्ति का जन्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी कल्पनाशील लगता है, कल्पना ज्यादा लगता है, सच्चाई कम लगता है। अब देखिए धर्मेत्तर ग्रंथ, धर्म के अलावे जो ग्रंथ है, जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट बार बार पूछेगा, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ये अर्थशास्त्र जो है अर्थ संबंधी नहीं है, प्रशासनिक संबंधित है, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें 15 अधिकरण यानी 15 चैप्टर में वो बटा हुआ है, जिसमें मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिदृश्य को दर्शाया गया है। वहां पे जो है जाति के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार की जाति के लोग रहते थे, ठीक है। उसमें शूद्रों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, सबका जिक्र है। राजा को कैसा होना चाहिए, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा भी वहां पे किया गया है। तो कई बार पूछेगा कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा कहाँ की गई है, तो अर्थशास्त्र में किया गया है, चाणक्य के द्वारा रचित है, जिसको कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। अब जो भी संस्कृत में आपको दिखाई दे, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, सूर्यवंशम, ये सब किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। कालिदास की भी कहानी आप लोग जानते ही हैं। वानभट्ट, कादंबरी जैसे है, हर्षचरित, ये सब क्या है, कादंबरी, हर्षचरित, ये सब किसकी रचना है, तो वानभट्ट की रचना है। तो ये सब से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपको, हर्षचरित किसकी रचना है, ठीक है, तो वानभट्ट की रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ये पहला जो चैप्टर है यहीं से आ जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन। दो तो क्वेश्चन फिक्स रखिए हर एक एग्जाम में, ये पहला दिन का जो चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं इसी से आ जाएगा। दो क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रखिए कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे यूनानी लेखक के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में देखिए दिखाई देगा, ये क्वेश्चन सेम है। मेगास्थनीज की इंडिका पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा किसमें किया गया है, या इंडिका में क्या चीज की चर्चा की गई है, तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की चर्चा। इंडिका लिखा किसके गया है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनानी था, ठीक है। उसके बाद हेरोडोट्स का पिता किसको कहा जाता है, सॉरी इतिहास का पिता हेरोडोट्स को। इसने कौन सी ग्रंथ लिखी, हिस्टोरिका लिखा 476 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और इसको इतिहास का पिता कहा जाता है, ये भी यूनान का था। एस्ट्रेबो है, प्लिनी है, नियार्कस है, ये सब भी बहुत सारे ग्रंथ की रचना किया है। जैसे प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है, कई बार पूछ देगा नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, तो प्लिनी ने लिखा है, कई बार ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा था आपका, अल बरूनी वाला भी बार बार पूछ देता है, जैसे तहकीके हिंद, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया, ये भी इस बार पूछा बीपीएससी में, अल बरूनी के द्वारा लिखा हुआ, डायरेक्ट लाइन में है। तहकीके हिंद, किताबुल हिंद किसकी रचना है, अल बरूनी की है, ठीक है। उसके बाद जो है बरनी तारीखे फिरोज शाही लिखा है। इस सब से जो है फिरोज शाह के बारे में पता चल जाए उस समय के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था आपको, तबकाते नासरी किसकी रचना है, मिनाज उस सिराज की रचना है, उल भी रहता है कई किताब, तो मिनाज उस सिराज की रचना क्या है, तबकाते नासरी। डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, आप देखिए स्टेट के 9th 10th में। तो पहला चैप्टर से ही कितना क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ गया, ठीक है।
जो कि पहला लेक्चर के ही कहते थ्योरी में लिखा हुआ है। तो ये सब जो है आपका अरबी लेखक है, ठीक है। अरबी लेखक जो है अल-बरूनी द्वारा तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, बरनी का तारीख फिरोज शाही, ठीक है, मिनाज उस सिराज का जो है तबकाते नासरी, ये सब से जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता चल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है आपका कालिदास की ही रचना है। देखिए अम जिसमें लगा है, रघुवंशम, अम जिसमें लगा है, याद रखिएगा मेरा बात, तो सब कालिदास का है। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, ठीक है, ये सब जो भी रचना है वो सब कालिदास की ही, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था आपका इब्न बतूता द्वारा रचित रहेला, ये पूछा था कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था 125 में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने किसके बारे में लिखा है, तो इस जो किताब में रहेला में उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में जानकारी दी है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन यहां से आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, के बारे में जानकारी मिलती है। अब है यहां पे देखिए वेनसांग आता है, उसके बाद आपका फाहियान आता है, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है। ये एक हर्षवर्धन वाला भी क्वेश्चन था, केमी सदी में उसने शासन किया था, तो आपने देखा होगा नोट्स में 600 कुछ ईस्वी है, ठीक है। तो 600 ईस्वी के बाद यानी 7वीं सदी हो जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट आप देखिए क्लास नोट्स के ही, ठीक है। वेनसांग सीयूकी की रचना करता है, फाहियान किसके दरबार में आता है, ये सब हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में कौन आता है, तो फाहियान। तो हौ से वेनसांग, हौ से हर्षवर्धन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, फाहियान को कहां पहुंचा देना है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। इत्सिंग आता है आगे चल करके। तो ये सब चीनी इतिहासकारों ने जो लिखा है उससे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल इतिहास के वैसे काल को कहते हैं जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जिससे उस समय का साहित्य स्रोत नहीं मिला, जिससे कि हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ऐसे में इतिहासकारों के लिए पुरातात्विक सोर्स ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा था यह थ्योरी, कि आपका पुरातात्विक सोर्स है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ साथ साहित्यिक सोर्स भी आपके इतिहास लेखन में भूमिका निभाता है। दोनों के संयोग से ही आपका इतिहास लेखन किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक था। इससे आपने देखा होगा कि बीपीएससी में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो पूछ ही दिए गए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ते जाइएगा, आपको दिखते जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, दिखते जाएगा, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। यहां तक किन्हीं को समझ में नहीं आया हो, आपको नोट्स जो है ग्रुप में अभी दे दिया जाएगा, और ऐप में भी इकट्ठा सारा जो है 2-3 दिन के अंदर बुक के फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। आप लोग प्रिंट करा करके उसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लास्ट में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को बार बार पढ़ेंगे, चूंकि बीपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करता है और वो थ्योरी से निकालता है, ठीक है। आपके पूछे पूछाए क्वेश्चन बीपीएससी जनरली नहीं पूछता है। क्या आगे बढ़े, बताइए। चलिए, कोई लोग बोलते नहीं हैं, सुन भी रहे हैं कि नहीं हमारी बातों को, कि केवल मैं ऐसे ही हल्ला कर रहा हूं। सुन भी रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दिया कीजिए आप लोग। इतना देर बाद रिप्लाई करते हैं, लगता है कि सो जाते हैं सुनते सुनते। मुझे जगाना पड़ता है बीच बीच में। देखिए इतिहास है, और प्राचीन इतिहास सबसे टफ होता है इतिहास में, जान लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं।
चलिए 10+2 वाले जो भी है इतिहास में जान लीजिए, इस बार तो आसान पूछ दिया है, सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स के ही थे, लेकिन हर एक बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा वो, तो बढ़ाएगा फिर भी हमारे क्लास नोट्स के रहेंगे, इस बात का फुल गारंटी, ठीक है। चूंकि हमने ये सब जो नोट्स देखिएगा ना, एनसीईआरटी बुक आप निकालिए, 11th का निकालिएगा, उसमें आपको दिखेगा लाइन बाय लाइन अच्छे से दिखेगा, उसको हमने शॉर्ट कर दिया है, हमने मेहनत करके इसको क्या किया है कि आपको जो है जो वहाँ पे 30 पेज का है उसको हमने 3 पेज में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने उसमें अपना अनुभव लगा दिया, हमने उसको शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते बस मैं इम्फेसाइज कर देता हूँ, तो क्वेश्चन निश्चित रूप से नोट्स के ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर, देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, वो तो था हमने इतिहास का सोर्स, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा इतिहास जब मनुष्य लिखना नहीं जानते थे, मनुष्य ने कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, वैसे इतिहास को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो गई। देखिए धार्मिक ग्रंथ भी कहता है जो बात, इतिहासकार भी लगभग मिला जुला बात ही बोलते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 1 to 5, 6 to 8 सब कुछ पढ़िए, पूरा इतिहास पढ़ के जाइए, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। आप लोग जो है बार बार जो है, और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैं बोल रहा था, ठीक है, सबका यही रहता है, इतिहास सबका वही है। 1 to 5 में भी आप देखें 4 क्वेश्चन विश्व इतिहास के पूछे गए, अगर आप लोग पढ़ लिए होते 4 क्वेश्चन से भी कई लोग का 1 नंबर से भी छूट जाएगा, इसलिए हमने बोला था एक बार कंटेंट में पढ़े हुए वीडियो को फुर्सत में देख लीजिएगा, क्या पता विश्व इतिहास के क्वेश्चन पूछ दिए जाएं। उसमें देखिएगा कम्युनिस्टवाद वाला जो है, कम्युनिस्ट वाला जो है वो पूछ दिया गया, आर्थिक मंदी वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति अगर पूछे कि कहां से हुई है, यह क्वेश्चन भी बीपीएससी डायरेक्ट रूप से पूछा हुआ है कि पृथ्वी का आखिर उत्पत्ति कहां से हुआ है, ठीक है, क्या चीज से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो वैज्ञानिक जो है जेफर नामक वैज्ञानिक है, जेफरे नामक वैज्ञानिक, वो बोलते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। पृथ्वी कहां से बना है, तो सूर्य से ही बना है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ भी चुका है, ये सेम टू सेम। इसीलिए देखिए जो भी येलो किया हुआ है ना वो अति महत्वपूर्ण है, इतना जान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं वो येलो किया हुआ है, वो मेरे द्वारा किया गया है येलो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट किया हुआ है या करेगा, ठीक है। तो जेफरे नामक एक वैज्ञानिक है जिसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति क्या चीज से हुई है, सूर्य से हुई है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4 अरब 70 करोड़ वर्ष का है, लगभग 5 अरब हम कह सकते हैं मोटा मोटी, नहीं कि पृथ्वी का जो आयु कितना है लगभग 5 अरब या 4 अरब 70 करोड़ साल है। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी जो जीव विहीन रही, लगभग 3 अरब वर्ष पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, ना कोई पेड़ पौधे थे ना ही कोई जीव था, यानी आपका 1 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले से पृथ्वी पर धीरे धीरे छोटे छोटे जो जलीय जीव होते हैं, पनीले जीव, जेली फिश टाइप के, ठीक है, उनका अवतरण होता है। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं जिसमें दशावतार की चर्चा है, भगवान विष्णु के 10 अवतार, उसमें भी आपका पहला अवतार मीन का अवतार बताया गया। मीन का इसीलिए मछली जल में, और विज्ञान भी वही बात बोलेगा, देखिएगा भी। दूसरा कछुआ का जो उभयचर आया, जो जल में भी रह सकता था थल में भी। फिर आपका स्तनपायी जीव आएंगे, उसमें आपका सुअर हो जाएगा, सुअर स्तनपायी जीव है, ठीक है। फिर आधा मानव आधा जानवर जो शरीर बनता है, नरसिंह अवतार। तो आप अगर हिंदू धर्म ग्रंथ को भी देखिएगा तो वो भी साइंटिफिक आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग धर्म ग्रंथ को नहीं चर्चा करें, बल्कि हम लोग ये वैज्ञानिकों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए इसमें बहुत सारा नोट्स में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज जो पढ़ना मैं आपको खुद पढ़ा दूंगा जहां से आपका पूछेगा। देखिए नोट्स हमने बनाया है इसलिए कि देखिए करी से करी जो होता है ना, समझने के लिए करी का आवश्यकता होता है। एक दूसरे के पॉइंट्स को नहीं समझिएगा, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कीजिएगा तो आगे की कहानी आपको समझ में ही नहीं आएगा। आज पहला क्लास है, आज से आप लगातार वीडियो देखिए। अगर इतिहास आपको पूरा याद नहीं हो गया तब फिर आप कहिएगा। खोज खोज के दौरा दौरा के इतिहास के क्वेश्चन को आप बनाइए। आप अभी जो इतिहास से डरते हैं ना, प्राचीन का पूछ दिया, मध्य का कहां से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, फिर आप कहिएगा बड़ी आसान पूछा, ये तो मुझे पता था। पढ़ने से होता है। अब देखिए यहां पर है, मानव सहित विभिन्न पशु पक्षी एवं पौधों में एक ही प्राण की धारा प्रवाहित है। यानी जो जीव जगत का निर्माण हुआ है वो एक ही जगह एक ही एनर्जी से हुआ है। अतः आज से लगभग 190 करोड़ यानी 1 अरब 90 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर होने वाले रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्वों से ही जीवन अस्तित्व में आ गया। ठीक है, और यहां पर आपको कई बार पूछ देगा विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, और विकासवाद के सिद्धांत ने यह स्थापित किया है कि जीवों का कर्मिक विकास के उपरांत ही मानव वर्तमान अवस्था तक पहुंच सका है। मानव का भी आप देखिएगा डायरेक्ट मानव नहीं बना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि मानव जो है धीरे धीरे यहां पर सबसे पहले पनीले जीव आएंगे, जलीय जीव आएगा, फिर आपका उभयचर आएगा, फिर स्तनधारी आएगा। मानव में भी कई प्रजाति के जो है, जैसे सबसे समझदार जो आधुनिक मानव है उसकी जो प्रजाति है निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल के बारे में भी पूछा जाता है। जो आधुनिक मानव है वहीं से उत्पत्ति हुई है, निएंडरथल के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछता है लेमार्क के बारे में। जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? यानी जीवों का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, जो अंग मनुष्य जो है जीव जो प्रयोग करते हैं वह अंग उसके विकसित होते गए, और जिस अंग का प्रयोग नहीं किए वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। ठीक है, कहा जाता है मानव के पास भी पहले जैसे बंदर से ही मानव बना है, तो पूंछ का हड्डी जो अभी आज भी जो है मानव शरीर में है, लेकिन मनुष्य ने पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, इसलिए पूंछ नहीं है। जिराफ का गर्दन जो लंबा होता है तो वो भी यहां पर जो है। तो ये सब जो सिद्धांत है लेमार्क के द्वारा दिया गया, जैव उद्विकास का सिद्धांत। और लेमार्क के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम में आपको पूछ ही देता है। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, पूरा नाम है, 1774 से 1829 को जैव विकास का जनक कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपको ज्यादा डीप नहीं ले जाएगा, सीधे पूछेगा जैव उद्विकास का जनक किसको कहा गया। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा कि फिलोसफिक जूलॉजिक जो ग्रंथ है, जो किताब है, उसके रचनाकार कौन है, किसने लिखा है। तो बस आपको याद रखना है लेमार्क। लेमार्क का यहां से 2 ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक पूछेगा आपका जैव उद्विकास का जनक किसको कहा गया है, जैव उद्विकास का जनक किसको कहा गया है, तो याद रखिएगा लेमार्क को कहा गया है। जैव उद्विकास आखिर है क्या, कि किसी अंग का नियमित उपयोग किए जाने पर वह अधिक विकसित हो जाता है, अगर किसी अंग का प्रयोग ना किया जाए तो वह धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। अगर आपसे हम पूछे कि आपका दायां हाथ और बायां हाथ में कौन सा मजबूत है, ठीक है, तो आप सिंपल सा तुरंत बोलिएगा कि बायां मजबूत है। क्यों? क्योंकि आप दायां आप बोलिएगा, दायां का प्रयोग कर करके आप क्या किए, उसको मजबूत कर लिए हैं, वो आपको मजबूत लगता है। बायां का कम प्रयोग होता है इसलिए वो कमजोर आपको प्रतीत होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत कार्य करता है कि जो अंग का आप देखिए, जो लोग डेली वर्क आउट करते हैं, वर्क काम करते हैं, उनका शरीर भी स्ट्रांग हो जाता है। जो लोग काम नहीं करते हैं उनको 10 केजी भी सर पे रख दीजिए तो उनसे उठेगा नहीं, और जो लोग डेली 50 केजी उठाते हैं उनको 60 केजी दे दीजिए, 70 केजी दे दीजिए, वो उठा लेंगे। जो लोग 10 केजी भी नहीं उठाए उनको 15 केजी भी नहीं उठता है। ऐसा क्यों होता है? यही है कि आप जैसा शरीर का प्रयोग करते हैं आपका शरीर भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो यही सिद्धांत है, लेमार्कवाद का सिद्धांत है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है डार्विन का सिद्धांत। यहां पे आपको पूछ देगा डार्विनवाद क्या है।
तो जैव उद्विकास वाला याद रखिएगा लेमार्क का है। अब डार्विन का क्या है, प्रकृति वरण का सिद्धांत। ठीक है, कोई भी जीव जिस प्रकृति में वही टिक सकता है जो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव जंतु समाप्त हो गए, बहुत सारी पक्षियां समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि वह अपने आप को प्रकृति में नहीं ढाल पाई। ठीक है, मनुष्य इसलिए जिंदा है, मनुष्य इसलिए है क्योंकि वह अपने आप को ढालता गया। गर्मी लगा एसी लगा लिया, ठंडा आया तो स्वेटर बना लिया, आग जला लिया, बच जाता है। लेकिन जीव जंतु तो ऐसा कर नहीं पाते। ठीक है, और वैसे जीव जो अपने आप अपने शरीर को उस अनुरूप ढाल लेते हैं वो जिंदा है। तो ये जो सिद्धांत दिया वो डार्विन ने दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिसका कि काल 1809 से 1882 है, और इनका जो पुस्तक है प्रकृति वरण का सिद्धांत दिया है, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी जैव उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मेन रूप से किसके द्वारा किया गया, तो डार्विन के द्वारा। यानी प्रकृति वरण का सिद्धांत अगर पूछेगा तो आपको बोलना है डार्विन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं वही जीवित रहते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे सरकारी नौकरी उन्हीं को होगा जो इस मानसिक जो प्रताड़ना हो रहा है आपका, कभी बीएड वालों को लिया जा रहा है, कभी हटाए, जो झेल लेंगे उनको होगा। बाद बाकी बहुत लोग जो है टेंशन में आ गए, एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कुछ नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो वहां भी काम करेगा। जो लोग अपने आप को ढाल लेंगे इस माहौल के अनुकूल, चलो भाई 1 to 5 में नहीं हो रहा है तो अगला मौका है 6 to 8 में, उसमें चले जाते हैं। कई लोग अब इसमें जो है टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसको टॉन्ट करेंगे, कोर्स बेचने के लिए आ गया। भाई कोर्स बेचने के लिए तो खुद ही पढ़ लो, कोई बुलाने तो नहीं जाता है। प्रकृति के अनुसार खुद भी ढलो, नहीं ढलोगे दूसरा कोई ढाल रहा है तुमको। ठीक है, तो कोई ढाल रहा है तो उसको और समर्थन करो, उसको साथ दो, कि और उल्टे उसके बारे में नकारात्मक लिखो, कमेंट करो, पढ़ाते कुछ है कमेंट करो। ठीक है, तो लोग काहे पढ़ाएगा। ठीक है, आप खुद ही पढ़ लीजिए, इतना जो मेहनत है खुद ही कीजिए, पता चलेगा 1 साल में आपका जो प्राचीन इतिहास पढ़ाई हुआ और यहाँ जो है 5 दिन में आपको पढ़ाएंगे हम, अंतर है ना। तो कोई भी मेहनत कर रहा है आपके पीछे कर रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि आपको समय परिस्थिति के अनुकूल ढलना होगा। जैसा समय होता है वैसा आपको ढलना ही पड़ेगा। प्रकृति वरण यही है। गर्मी है तो क्या, गर्मी में हम स्वेटर पहन के आ जाए, कोट पहन ले, हल्ला करे, लोग समझदार समझेगा हम। ठीक है, गर्मी लग रही है कोट पहने हुए, तो प्रकृति के अनुसार नहीं है, कितना देर हम टिक पाएंगे। तो कहने का से संसार में जिंदा रहना है तो आपको प्रकृति का जो स्थिति है, जो नेचुरल सिलेक्शन जो है आपका, वो अपनाना ही पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार चलना होगा। जीवन को संघर्ष के साथ, जो व्यक्ति संघर्ष करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, साफ है ये सब बात। समर्थ की उत्तरजीविता, जो समर्थ होगा, जो सबसे सक्षम होगा वही आगे जाएगा, बाद बाकी पीछे हो जाएंगे। ठीक है, वातावरण के अनुकूल नई जातियों की उत्पत्ति होगी, वातावरण बदलेगा, नई नई प्रजाति आप देखते होंगे, नई नई बीमारियां आती है, नए नए जीवाणु आ जाते हैं, नए नए कीटाणु बन जाते हैं, नए नए आप देखते होंगे कीड़े मकोड़े आपको दिखाई देंगे। तो ये सब प्रकृति के अनुरूप उत्पत्ति होते रहता है। ठीक है, चलिए, तो इस धरातल पे इतना ही जानिए। डार्विन का सिद्धांत याद रखिएगा। आप अगर प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के अनुरूप ढलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ढलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जीवन आपसे आगे निकल जाएगा, इतना जान लीजिए। कोई आपके जो दर्द को समझने वाला इस धरती पे कोई नहीं है, इतना जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हैं, आपका गलत सोच है। ठीक है, आप जिस वायुमंडल में हैं, जिस धरातल पे हैं, जिस समाज में हैं, उसी समाज में हम भी हैं, उसी समाज में आपका जिसका होगा नौकरी वो भी होगा। बीपीएससी अगर इस तरीका का जो किया, क्वेश्चन हार्ड पूछा तो सबके लिए पूछा था,
तो आप या तो अपनी समस्याओं को दूसरों को दिखाइए, हमारे पास ये है वो है, ये नहीं था वो नहीं था, या तो फिर आप उससे लड़िए, जैसा माहौल है उसके हिसाब से ढल जाइए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, अपने दुख को ही केवल आप देखते हैं और दूसरे का जो है आपको केवल सुख दिखाई देता है, तो सुख आने से पहले उसके जीवन में भी दुख था। ठीक है, आपके जीवन में जो है अभी आप बहुत लोग जुड़ गए और हो सकता है अभी तो रिजल्ट आएगा ना 20 के बाद, आप खुशियां मनाएंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। चलिए, प्राणियों के विकास का सिद्धांत जो है, अगर पूछेगा कि जीव शास्त्रियों के अनुसार जीवन का विकास को अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन लगभग 3 अरब वर्ष से मिल रहा है, यानी 1 अरब 70। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया था आपका बहुत पहले, यानी 3 अरब जो था वो जीव विहीन था, जीवन नहीं था। 1 अरब 70 करोड़ वर्ष से इस धरती पर जीवन है। ये कुछ मिस्टेक लगे, पृथ्वी पर जीवन का लक्षण लगभग 3 अरब वर्ष से मिल रहा है, यानी 3 अरब वर्ष से मिल रहा है, यानी 1 अरब 70 करोड़, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो जीवन का जो रूप देखा जा रहा है जीव जंतु, वो 1 अरब 70 करोड़ से देखा जा रहा है। 3 अरब जो वर्ष चला वो जीव विहीन था, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, जीव विहीन युग जो था आपका 3 अरब वर्ष जो शुरुआत का था वो जीव विहीन था, वहां पे किसी भी प्रकार के जीव पृथ्वी पर नहीं थे। ठीक है, चलिए, अब यहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये आपको प्राचीन युग जो धीरे धीरे क्या है, जल बिच्छू बने, फिर मछली आई, फिर हड्डी का विकास हुआ, मेढक आए, केकरे आए, वही सब है चर्चा है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब से पूछेगा नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। अब पूछेगा आपको कि जो सर्वनूतन काल था, आधुनिक मानव किसको कहा गया है? तो आधुनिक मानव नियंडरथल को कहा गया है। आधुनिक मानव किसको कहा गया है? तो नियंडरथल मानव। कई बार पूछा है कि आधुनिक मानव, ठीक है, किसकी प्रजाति है? तो नियंडरथल मानव से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखेंगे यहां पर आरंभिक समाज, जो जब से सोसाइटी बना, समाज बना, तब से अब मेन रूप से आपका अध्ययन होगा। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सबसे पहला प्राचीन समय में कौन सा समय था, कौन सा काल था? तो पूरा पाषाण का डायरेक्ट टेंशन था। डायरेक्ट टेंशन, अब इससे आसान क्या पूछ सकता है इस चैप्टर से? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, केवल 1 to 5 में ही टफ क्वेश्चन थे। बाद बाकी किसी भी एग्जाम में बीपीएससी ने में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपके लायक ही पूछा है। अब पता नहीं 1 to 5 वालों से क्या उनका दुश्मनी था, या उन्होंने देखा संख्या इतना है तो उन्होंने टफ पूछ दिया। अच्छा हुआ टफ पूछ दिया, नहीं तो सब जो है 80 85 90 लेकर के खुश थे रहते, और फिर किसका होता नहीं होता, फिर अच्छे लोग वहां छट जाते। उनका होता जो रट उठ करके आए, ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम पूछ दिया, उनका हो जाता, दिमाग वाले लोग बैठे रह जाते। तो जो होता अच्छे के लिए होता, इतना ही जान। मानव की उत्पत्ति, एक आरंभिक समाज का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक के अंतर्गत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने बोला ही प्रागजोर इतिहास, यानी इतिहास के पूर्व का युग, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित सोर्स नहीं होता है। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित सोर्स हैं, लिखा गया है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया। आज तक अगर पूछेगा कौन ऐसा इतिहास का पीरियड है जिसको कि लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो है आपका आदि इतिहास। ठीक है, अब इतिहास है जहां लिखित साक्ष्य मिले हैं, जहां से हमें जानकारी मिलती है, वो इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग प्राग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्राग इतिहास को देखेंगे। क्या है प्राग इतिहास? तो प्राग इतिहास काल में सबसे पहला जो युग आता है वो आता है आपका पाषाण काल, लिथिक एज, लिथिक एरा, यानी पत्थर का काल। आपको पता होगा जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है धरातल पे, जब मनुष्य, जब सोसाइटी, समाज का निर्माण धीरे धीरे होता है, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया था? तो पत्थरों का प्रयोग किया था। पत्थरों के मान में रहते थे, पत्थरों के औजार से शिकार करते थे,
पत्थरों से आग जलाते थे, पत्थरों से खाना बनाते थे पत्थरों पे। तो इस तरीका से, इसलिए इस काल को हम लोग नाम ही रख दिए पाषाण। हम लोग नहीं, मतलब इतिहासकारों ने नाम ही रख दिया पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। पाषाण काल को कितने काल में, कितने भाग में? 3। एक हो जाएगा आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण को पूरा पाषाण भी लिखा रहता है, पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण। और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। तीसरा क्या हो गया? नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है, मान के चलिए 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो चूंकि हम लोग माइनस से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ईस्वी पूर्व मतलब माइनस, यानी इतना साल पहले, 25 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक की घटना, पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण। तो पाषाण काल 3 भाग में बटेगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व, और तीसरा है नव पाषाण जो कि 7,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है, लगभग 2300 से 1750 ईस्वी। उससे भी पहले धातु युग आ जाता है, ताम्र धातु की खोज लगभग 3,000 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। पत्थर का काल समाप्त हो जाता है, धातु युग आ जाता है। इसीलिए यहां मेन रूप से ये पीरियड जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व पाषाण को भी ऐसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इतना ये सब आपको ज्यादा डीपली नहीं ले जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ये सब अगर देखने का इच्छा होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे नोट्स में ये लिखा गया है। इसीलिए चूंकि अगर मान के चलिए ये सब जो नोट्स में जो लिखा गया है आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप देख लीजिए एक बार। हो सकता है कभी काल एक आध क्वेश्चन, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता, इसीलिए हम ज़्यादा इस पे माथापच्ची नहीं करने वाले हैं। जहां जहां से क्वेश्चन आएगा वही चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मानव जीवन से पूछेगा फिर। ठीक है, तो देखिए छोटे जानवर, हिरन, खरगोश, बारहसिंगा पक्षियों का शिकार शुरुआती मानव समाज के लोग करते। छोटे छोटे जानवर, शुरुआत में छोटे छोटे जानवरों को ही मनुष्य जो है शिकार करते थे। क्यों करते थे, उसके पीछे भी रीजन है। बाद चूंकि एक तो जनसंख्या कम थी, बड़े जीवों को वो शिकार नहीं कर सकते थे। अगर मान के चले हाथी को मार ही लेते तो रखते कहाँ, फ्रिज में रखते, फ्रिज था, 2-3 दिन में ही सड़ जाता। खाते तो वो 1 केजी 2 केजी 4 केजी ही ना, बाद बाकी हाथी का क्या करते। आगे चल करके जब आपका हिम युग आ जाता है ना, तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है, और उसको जो है चूंकि ठंडा था तो सड़ नहीं सकता था, तो लोग आराम से खा रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये सब भी बहुत रीजन था। बड़े समूह के स्थान पर छोटे समूह में शुरुआती दौर में लोग रहते थे, आखेटक जीवन जीते थे, शिकार करने में कुत्ते का प्रयोग करते थे। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, कुत्ता को बनाया। यहां पे लिखा हुआ भी है, कुत्ता को सर्व प्राचीन मनुष्य का पशु मित्र माना जाता है। तो सबसे पहला पशु मित्र जो है मानव का, वो कौन सा है? कुत्ता ही है। ठीक है, मानव अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में धीरे धीरे फैलता है, जनसंख्या बढ़ती है, हथियार बनाए जाने लगते हैं। खास करके मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ी और भीमबेटका से कुछ मध्य पाषाण काल के भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अंतिम चरण में जो है चूल्हे पर, यानी अगर मैक्सिमम अगर आपको पूछेगा कि जो खोज हुआ, जैसे मनुष्य ने आग की खोज की थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग कब किया है? तो नव पाषाण काल में। मनुष्य ने कब जानवरों को पालतू बनाया? तो नव पाषाण काल में। मनुष्य ने आग का प्रयोग करना कब सीखा? नव पाषाण काल में। मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज मैं आपको बता देता हूं जहां से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नव पाषाण काल महत्वपूर्ण हो जाता है। नव पाषाण चूंकि सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वस्त्र जो है जानवरों के खाल के बनाए जाने लगे। संभवतः गाय से दूध का भी खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, संभवतः लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सामाजिक व्यवस्था है नव पाषाण काल का, रोटी कपड़ा मकान यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे लोग जो है धार्मिक हो जाते हैं,
नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये सब नवपाषाण काल के ही हैं। ठीक है, तो मेन रूप से याद रखिएगा कि मनुष्य का जो सबसे पहला पशु मित्र कौन था, तो कुत्ता था, दूसरा भेड़ था। ठीक है, मनुष्य ने आग की खोज कब की, तो पूरा पाषाण काल में। मनुष्य ने जो है आग का उपयोग कब किया, नवपाषाण काल में। मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, और खोज हो गया था आपका मध्यपाषाण काल में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते नहीं हैं आपके एग्जाम में। आज तक हमने देखा है कि बीपीएससी पूछता नहीं है जनरली, कभी काल एकाध क्वेश्चन जो है सिंपली आपको पूछ देगा, पूरा पाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण से रिलेटेड। ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसके लिए जितना चीज हमने बोला है बस उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण तथ्य को लिख रखा है, लेकिन उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है आपका जो है अब मेन रूप से यहां से क्वेश्चन बीपीएससी खूब ज्यादा संख्या में पूछना शुरू कर देता है, वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल रखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का जो क्लास था मेन जो आपको पूरा प्राचीन समय का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हमने बता दिया है। उसी सब पॉइंट्स को आप लोग रिवीजन बार बार कीजिएगा। निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो आज का लेक्चर है उससे आपको सोशल साइंस में दिखाई देगा। ठीक है।